everyone, welcome to my channel Solving Biology. I'm back again with another chapter Biodiversity and Conservation. ये हम फाइनली लास्ट चैप्टर पे पहुंच गए हैं. प्लेलिस्ट अब कंप्लीट हो जाएगी. इसके अंदर मैंने जितने भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे लास्ट 5 to 6 years के वो डिस्कस करें. सो यू कैन प्लीज चेक आउट माई प्ले लिस्ट राइट फॉर योर बोर्ड्स एग्जाम. अब हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं CBSE 2024 का. राइट, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. Isn't it incredible that India's land area is only 2.4% of the world's total land area, whereas its share of the global species diversity is an impressive 8.1%. देखो ये NCERT के अंदर ये साफ साफ लाइन मेंशन है कि जो वर्ल्ड का टोटल एरिया हमारे पास सिर्फ 2.4% आता है, लेकिन हम कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी दे पा रहे हैं वर्ल्ड को 8.1%. इसलिए हम वन ऑफ द मेजर बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज हैं. हम 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज में आते हैं. ठीक है, इंडिया का नंबर 12th पे है. फिर लिखा है however in these estimates of species prokaryotes do not figure anywhere. prokaryotes का मेजर नहीं होता है, ये eukaryotes का मेजर होता है. ठीक है, biologists are always keen on collecting data with respect to species diversity observed in different regions of the world. The data collected based on the survey conducted for species richness of groups of mammals in 3 different regions of the world is shown in the bar graph given below. अभी बोला गया जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्वे करते रहते हैं, डाटा इकट्ठा करते रहते हैं. तो एक सर्वे गिवन है, एक क्वेश्चन गिवन है हमें. ये 3 रीजंस गिवन है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3. ये हर रीजन में कितने मैमल्स प्रेजेंट है उसका बार ग्राफ गिवन है. ठीक है, तो रीजन 3 में सबसे ज्यादा मैमल्स है, रीजन 2 इंटरमीडिएट और रीजन 1 में सबसे कम मैमल्स है. ये इसका बार ग्राफ गिवन है. ठीक है, इसको हमने स्टडी किया. नाउ विल फॉलो द क्वेश्चंस. राइट, Why is the species richness maximum in region 3? भाई मैंने बताया रीजन 3 में मैक्सिमम है. अभी लिखा है कि मैक्सिमम क्यों है, इसका रीजन दो. देखो, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स होते हैं वहां पे पहली चीज तो ज्यादा सनलाइट आती है. ठीक है, सेकेंड चीज वहां पे क्या होता है, वहां पे कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है. वहां पे जो वेरिएशंस होते हैं, सीजनल वेरिएशंस, वो कम होते हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है. राइट, सो वी विल राइट डाउन. ठीक है, तो ये कौन से एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? थर्ड एरिया ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स को. क्यों? क्योंकि वहां पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा है. राइट, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. स्पीसीज रिचनेस मैक्सिमम क्यों है? बिकॉज ड्यू टू हाई सोलर एनर्जी, पहला पॉइंट. ठीक है, हाई सोलर एनर्जी. दूसरा पॉइंट, less seasonal variations. जो एनवायरमेंट होगी ट्रॉपिकल इनमें is relatively constant. right, क्योंकि ट्रॉपिकल के अंदर सोलर एनर्जी ज्यादा आ रही है, पहली चीज. दूसरी चीज जो वेरिएशंस है जैसे ग्लेशिएशंस वगैरह वो टेम्परेट में होते हैं, ट्रॉपिकल में नहीं होते, तो वहाँ पे जो वेरिएशंस है वो बहुत कम है. तो जिस कारण जो हमारी एनवायरनमेंट होगी वो रिलेटिवली कांस्टेंट होगी, जिस वजह से हाई स्पीसीज रिचनेस. ठीक है, ज्यादा स्पीसीज रिचनेस होगी. ठीक है, अगला, Why is the species richness minimum in region 1? अब हमने देखा मिनिमम क्यों है रीजन 1 में, इसका completely opposite. क्यों? क्योंकि वो टेम्परेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. राइट, और टेम्परेट में क्या होता है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस होती हैं, जिस कारण जो वेरिएशंस है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो कांस्टेंट एनवायरनमेंट नहीं होगी. ठीक है, आई थिंक दिस वाज नॉट बी पार्ट, ये ए का ही सेकेंड पार्ट है. राइट, ए का ही सेकेंड पार्ट है. ठीक है, टेम्परेट है पहली चीज. ठीक है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हो रहे हैं, यानी ग्लेशिएशंस का मतलब जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं. ठीक है, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस है, जिस कारण क्या है, मोर वेरिएशंस है. यहाँ पे ज्यादा वेरिएशंस है, किसमें, सीजन्स में. मोर वेरिएशंस इन सीजन्स. राइट, तो क्या है, अब जो एनवायरनमेंट है वो रिलेटिवली लेस कांस्टेंट होगी. ठीक है, लेस कांस्टेंट एनवायरनमेंट.
एनवायरमेंट कम कांस्टेंट होगी तो फिर कम स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी. दिस इम्प्लॉयज लेस स्पीसीज डाइवर्सिटी. और ऊपर से टेम्परेट के अंदर सोलर लाइट भी कम आती है. समझ गए ना, क्योंकि ट्रॉपिकल में इक्वेटर के पास ज़्यादा सनलाइट आती है. ठीक है, और जो सीजनल वेरिएशंस हैं वो भी बहुत कम होते हैं. इतने फ्रीक्वेंट सीजन्स नहीं चेंज हो रहे हैं, राइट. और जो सीजन्स हैं वो कंट्रोल टेम्परेचर और क्लाइमेट पे रह रहे हैं. ठीक है, जिस कारण जो एनवायरमेंट है वो काफ़ी कॉन्स्टेंट है. एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट होने के कारण क्या है, वहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही है. ठीक है, और टेम्परेट में कम्प्लीटली ऑपोजिट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, प्लांट्स and animals do not have uniform diversity in the world but show rather uneven distribution. Mention what this kind of diversity is referred to as. इसको क्या बोलते हैं? Latitudinal gradients in diversity, right? ठीक है, ठीक है. अगला, why is it that prokaryotes do not have an estimated number of their species diversity as seen in plants and animals? Explain. ये ऊपर ही मैंने डिस्कस किया था कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसका हमारे पास मेजर क्यों नहीं है कि इतने प्रोकैरियोट्स हैं. यूकैरियोट्स का तो है, उसके दो रीजंस हैं. सबसे पहला, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक स्टडीज जो थी, कन्वेंशनल मतलब पुरानी, कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक स्टडी. टेक्सोनॉमी क्या था, जब हम एक हायरार्की में अरेंज करते हैं, एक क्लासिफिकेशन सिस्टम करते हैं. ठीक है, कुड नॉट एकोमोडेट द प्रोकैरियोट्स. ठीक है, कि जो पहले टेक्सोनॉमिक स्टडीज थी वो एकोमोडेट नहीं कर पा रही थी किसको, प्रोकैरियोट्स को. यानी पहले का जो तरीका था उसके अंदर हम प्रोकैरियोट्स के लिए कोई जगह नहीं थी, हम उनको नहीं काउंट कर पाए थे. सेकेंड, जो कुछ माइक्रोब्स थे यानी प्रोकैरियोट्स थे, कुड नॉट कल्चर इन लैब कंडीशंस. ठीक है, कल्चर का मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे लैब कंडीशंस में. कुड नॉट कल्चर इन लैब कंडीशंस. ठीक है, तो ये दो रीजन से जिस कारण प्रोकैरियोट्स का काउंट नहीं है हमारे पास, राइट. सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, ह्यूमन सेटलमेंट ऑफन लीड्स टू हैबिटेट लॉस व्हिच लीड्स टू फ्रेगमेंटेशन फॉर्मिंग स्मॉलर पैचेस ऑफ हैबिटेट्स. ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम अभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो ह्यूमन सेटलमेंट बढ़ रहा है, कुछ लोग इधर रह रहे हैं उधर रह रहे हैं, तो जितना भी एक एनवायरनमेंट था, हैबिटेट था, उसके टुकड़े हो गए हैं. फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े हो गए हैं. ठीक है, अब हमें select the statement that describes how a small patch differs from a large patch of the same habitat. देखो, जब भी किसी भी हैबिटेट के टुकड़े हो जाएंगे ना तो वो इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है. वहाँ पे जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कम हो जाएगी. ठीक है, अगर फ्रेगमेंटेड एरिया है तो वहाँ पे स्पीसीज कम होंगी, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बिगड़ जाएगी एज कम्पेयर टू द लार्ज एरिया. ठीक है, पहला पॉइंट, इन्वेजिव स्पीसीज विल नेवर बी सीन हियर. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. इन्वेजिव स्पीसीज स्मॉल पैच पे भी आ सकती है, लार्ज पैच ऑफ एरिया पे भी आ सकती है, राइट. पॉपुलेशन ऑफ लार्ज एनिमल्स डिक्रीजेस. करेक्ट. जब कोई एक एनिमल है उसको बड़े फॉरेस्ट इकोसिस्टम में रहने की आदत है, क्योंकि जो बड़े एनिमल्स होते हैं वो बड़े इकोसिस्टम्स में रहते हैं, राइट. जैसे लायन, टाइगर फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स में रहते हैं. अब सडनली हम उस फॉरेस्ट के टुकड़े कर देंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे लार्ज एनिमल्स. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस. बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हम फ्रेगमेंट कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं किसी भी इकोसिस्टम के. कंपटीशन फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट्स इंक्रीजेस. एब्सोल्युटली, क्योंकि पहले तो एक बड़ा हैबिटेट था. ठीक है, तो अगर कोई बाहर से स्पीसीज भी आ रही थी तो उसको एंटी करने के लिए और स्पीसीज थी हमारे पास, उससे फाइट करने के लिए. अब हमने टुकड़े कर दिए हैं, स्पीसीज बढ़ गई हैं, तो अगर कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना, तो कंपटीशन इंक्रीजेस. तो 2, 3 and 4 are correct, so A is the correct answer, right. नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई 2022. अच्छा, ये स्पीसीज रिचनेस और एरिया का ग्राफ गिवन है जो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था. ठीक है, अब हमें बताना है इसने इससे क्या इन्फरेंस ड्रॉ करी थी. क्या इन्फरेंस ड्रॉ करी थी इसने इससे, दैट स्पीसीज रिचनेस, जो स्पीसीज की रिचनेस है, increase with
increased area, with increased explored area, but only up to a limit, right? But only up to a certain limit, right? क्या कहना चाह रहा था ये कि जो जैसे कोई भी एक एक्सप्लोर एरिया है, सपोज मैंने एक एरिया को एक्सप्लोर किया जानने के लिए कि वहाँ पे कितनी प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी है, कितनी स्पीसीज है, मुझे मेजर करना है। तो ये इसने ये कहा कि जो भी स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी एक एक्सप्लोर्ड एरिया के अंदर वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ेगी, लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक, उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा। ठीक, कोई भी नए एरिया को मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, वहाँ पे स्पीसीज काउंट करनी है, तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीसीज बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, नेक्स्ट चीज अब हमें बताना है SAZC क्या है। सबसे पहले S क्या है, स्पीसीज रिचनेस। ठीक है, स्पीसीज रिचनेस कितनी है। ठीक है, A क्या है, एरिया, एक्सप्लोर किया हुआ एरिया, जितनी एरिया को हमने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर्ड एरिया। ठीक है, Z क्या है, Z है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद C क्या है, C है हमारा Y इंटरसेप्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ को एक्सटिंक्शन बाय टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स। को एक्सटिंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, सबसे पहले चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के इकोसिस्टम में पढ़ा था ना, कि जब एक प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो जो दूसरी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है ऑब्लिगेटरी मैनर में, यानी उसके बिना उसका सर्वाइवल ही नहीं है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इस कारण दोनों को को इवॉल्व होना पड़ेगा। किसका एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, ओफायरस का और बी का, कि अगर उनमें से एक इवॉल्व हो गई किसी भी कारणवश तो दूसरी को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, when one species gets extinct, right? फिर उसके बाद the other species that depend on it, जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, in an obligatory manner, obligatory का मतलब उसका उसके बिना सर्वाइवल ही नहीं, वो सर्वाइव नहीं कर सकती एक दूसरे के बिना। When one species get extinct, the other species that depend on it in an obligatory manner also gets extinct, right? इसको क्या बोलेंगे, को एक्सटिंक्शन। ठीक है, कि अगर एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है तो जो दूसरी जो उसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि उसका उसके बिना सर्वाइवल ही नहीं है, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल किसका देखा था, ओफायरस का, ओफायरस ऑर्किड था, और किसका, बी का। क्या देखा था कि जो बी है, जो ओफायरस है, उसकी जो एक पेटल होती है वो किसकी तरह भी है, उसकी जो मार्किंग्स होती है वो किसकी तरह होती है, फीमेल बी की तरह होती है। फिर जो मेल बी है वो उसके ऊपर आके क्या कर लेता है, सूडो कॉप्यूलेट करता है, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस उसके ऊपर उसके पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे ऑर्किड के पास जाता है सूडो कॉप्यूलेशन के लिए तो पॉलिनेशन ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि अगर किसी भी इवोल्यूशन के कारण किसी भी कारणवश जो बी था, फीमेल बी था, उसकी जो साइज और मार्किंग्स थी वो बदल गई। ठीक है, तो अब जो मेल बी है उसको लगेगा कि जो ओफायरस पे पेटल है वो तो दूसरी है, क्योंकि उसकी तो मार्किंग्स नहीं बदली, इसलिए क्योंकि जब असली फीमेल बी की मार्किंग्स बदल गई तो जो पेटल था उसको भी को-इवॉल्व होना पड़ा, यानी उसको भी उसके साथ साथ चेंज करना पड़ा। क्यों, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं करेगा तो जो मेल बी है वो उसके ऊपर आएगा ही नहीं सूडो कॉप्यूलेशन के लिए, और दोनों को घाटा है। अगर मेल बी उसके ऊपर सूडो कॉप्यूलेशन के लिए आएगा ही नहीं तो पॉलिनेशन कैसे होगा, क्योंकि जब मेल बी आता है तभी तो पॉलिनेशन होता है। तो इसका मतलब जब एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, ठीक है, तो दूसरी स्पीसीज जो उसके ऊपर इतनी क्लोजली डिपेंडेंट है वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, अगर दोनों ने टाइमली को इवॉल्व नहीं किया तो, राइट। ठीक है,
फॉरेस्ट प्रोवाइड इंटेंगिबल बेनिफिट्स टू अस, फॉरेस्ट हमें बहुत बेनिफिट्स देता है. एक्सप्लेन बाय टेकिंग 3 डिफरेंट एरियाज. हाउ? फॉरेस्ट के बेनिफिट्स आई डोंट थिंक मुझे लिखवाने, बट स्टिल हम लिख लेते हैं. सबसे पहले फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, राइट. और क्या होता है, हमारी वाटर साइकिल को स्टेबल रखता है. प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू वाटर साइकिल. ठीक है. जब हम फॉरेस्ट में जैसे आजकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, फॉरेस्ट टूरिज्म को, तो आजकल लोग घूमने जा रहे हैं, तो एस्थेटिक प्लेजर्स भी देता है टूरिज्म, कि हमें अच्छा लगता है लॉन्ग वॉक्स पे जाना, रिवर के किनारे पेड़ों को देखते हुए. ठीक है. उसके बाद हमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे फायरवुड मिलती है, लकड़ी जो कि खाना बनाने में गांव के लोगों को काम करती है. ठीक है, हेल्प करती है. फायरवुड हो गया. फिर हमें सीरियल्स मिलते हैं, पल्सेस मिलती हैं. ठीक. उसके बाद रबर मिलता है, गम मिलता है, और बहुत सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन भी हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, राइट. ठीक है. इसमें से आप कुछ भी एक्सप्लेन कर लेना डिटेल में. नेक्स्ट सीबीएसई 2020 स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड ऑन अ लॉग स्केल. लॉग स्केल में कैसा था, ये तो नॉर्मल था, और लॉग स्केल में लीनियर था, राइट. सो लीनियर. ठीक है. उसके बाद explain any 3 other ways that zoological parks, botanical gardens and wildlife safaris by which threatened species of plants and animals are being conserved ex situ. इन situ और ex situ में क्या डिफरेंस है? इन situ का मतलब है जहाँ पे है वहीं पे रह के प्रिजर्व करना. इन situ जहाँ पे है वहीं पे उनको प्रिजर्व करो. ex situ का मतलब जब इतने थ्रेटेंड हो गए हैं कि उनकी पॉपुलेशन बहुत dwindling है, बस खत्म होने वाली है, तो हम वहाँ से उनको उठा के लेके जाते हैं और दूसरे एरिया में रखते हैं ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन कर पाए. ठीक है. तो इसने लिखा है ज़ूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स और वाइल्ड लाइफ सफारीज के अलावा आप कुछ और चीज़ें बताएं थी. तो सबसे पहला क्रायो प्रिजर्वेशन. क्रायो प्रिजर्वेशन में हम रख सकते हैं, किसको रख सकते हैं? पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड, राइट. pollen grains are preserved. कहाँ पे? इन लिक्विड नाइट्रोजन. ठीक है. टेम्परेचर कितना था? -196 डिग्री सेल्सियस, राइट. ठीक है. सेकेंड कौन सा था? जीन बैंक. जीन बैंक में क्या होता है, जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज है, हम उनके एग्स को, उनके जो स्पर्म्स है, उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है. जो गैमेट्स हैं, एग्स हैं ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, राइट, जो बिल्कुल खत्म होने वाली हैं, हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं जीन बैंक में. ठीक है. उसके बाद तीसरा है सीड बैंक. सीड बैंक में क्या होता है, जो वाइबल सीड्स हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लांट्स की, जो कि हमारे लिए बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं. ठीक है. वाइबल सीड्स ऑफ डिफरेंट जेनेटिकल प्लांट्स, ऑफ डिफरेंट प्लांट्स which are of economic importance to us, right? ठीक है. तो ये लास्ट क्वेश्चन था. सो हमने इसमें बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया. जो मैंने पढ़ाया है इसकी पीडीएफ यू कैन गेट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल. और फाइनली इस वीडियो, ये लास्ट वीडियो है, इसमें हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट हो गई है, जिसके अंदर जितने भी 13 चैप्टर्स थे उसकी हमने एक एक करके इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए. किसी चैप्टर के एक पार्ट है, किसी के 2, किसी के 3, डिपेंडिंग हो कितना बड़ा चैप्टर था. तो मैंने पूरी कोशिश करी है अच्छे से आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की. सो बोर्ड से पहले यू कैन चेक आउट दिस प्लेलिस्ट. और आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिस बारे में मैं कोई वीडियो बनाऊँ या डिस्कस करूँ, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. And you can also connect with me on my Instagram. And second, if you like my channel, please like, share and subscribe. Bye.